स्टार्ट करते हैं बेटा आज का। लास्ट टाइम हमने एनर्जी के बारे में किया था, आपको एक्सप्लेन किया था मैंने एनर्जी किसी भी इलेक्ट्रॉन की जब वो ऑर्बिट में होता है। सो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिट में दो तरह की होती है, एक होती है काइनेटिक और दूसरी पोटेंशियल। एक बार पहले उसको रिकैप करते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ड्यू टू मोशन की वजह से होती है, जो वो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों होती है? ड्यू टू पोजिशन। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉइंट पे है, इलेक्ट्रॉन किसी एक पॉइंट पे है, तो उसकी जो पोजीशन होगी वो कितना दूर होगा सेंटर से? वो सेंटर से डिस्टेंस होगा उसका रेडियस के बराबर। उसका सेंटर से डिस्टेंस होगा किसके बराबर? रेडियस के बराबर। सो रेडियस के बराबर अगर उसका डिस्टेंस है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? के Q1 Q2 बाय R। Q1 क्या हो जाएगा? Z इंटू E। Q2 क्या हो जाता था? माइनस E। रेडियस होता था R। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता था हाफ mv स्क्वायर। क्या रिलेशन आता था उसका? माइनस उसका रिलेशन आता था के Q1 KZE स्क्वायर बाय R, KZE स्क्वायर बाय 2R। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता था? माइनस KZE स्क्वायर बाय R। दोनों को जोड़ते थे, मेरे पास क्या आ जाता था? टोटल एनर्जी माइनस KZE स्क्वायर बाय 2R। सिंप्लीफाई करते थे माइनस 2 पाई स्क्वायर MK स्क्वायर Z स्क्वायर E टू पावर 4 अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में माइनस 13.6 अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू Z स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए माइनस 13.6 अपॉन N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सबको याद है? सारे बच्चों को ध्यान है? सो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये एक्सप्रेशन थे। एनर्जी का ये एक्सप्रेशन आया था माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा हाइड्रोजन एटम में, तो उसकी एनर्जी होगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट में होगा हाइड्रोजन एटम में, तो एनर्जी हो जाती है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो एनर्जी होती है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा तो माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जैसे जैसे आप बाहर जाओगे एनर्जी बढ़ती है। ये मैंने लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। अब ये जितना भी कॉन्सेप्ट था हमने ये निकाला था यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ बोर। पहला पोस्टुलेट क्या था? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। एक ये पढ़ा था। दूसरा एक्सप्रेशन, दूसरा जो था वो था एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। ध्यान है ये दोनों एक्सप्रेशंस? सो हमने ये दो एक्सप्रेशन से सारी चीजें निकाली थी। थर्ड एक्सप्रेशन का यूज नहीं किया था। अब आज हम थर्ड एक्सप्रेशन का यूज करेंगे। जो थर्ड वाला था उसमें क्या था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो अपने ऑर्बिट में, तो वो फिक्स्ड एनर्जी पे होता है। एनर्जी उसमें चेंज कब आता है? व्हेन इट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अगर वो आउटर से इनर पे आएगा, मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी पे आएगा, तो वो एनर्जी को क्या करेगा? रेडिएट करेगा। अगर वो इनर से आउटर पे जाता है, मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है, तो इट हैज टू एब्सॉर्ब एनर्जी एंड बोथ दीज एब्सॉर्प्शंस और एमिशन आर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो जब वो एमिट करेगा तो EM वेव्स एमिट करके वो बाहर जाएगा, और जब वो एब्सॉर्ब करेगा तो EM वेव्स एब्सॉर्ब करके वो हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा। क्या ये बात क्लियर? इससे आता है ट्रांजिशन, जो आज हम करेंगे। जब भी हम ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, सपोज किसी स्टेट पे है इलेक्ट्रॉन, E1 स्टेट पे है, N1 स्टेट पे है, तो N1 स्टेट पे है तो उसकी जो एनर्जी होगी वो क्या होगी? माइनस 2 पाई स्क्वायर MK स्क्वायर Z स्क्वायर E टू पावर 4 अपॉन N1 स्क्वायर H स्क्वायर। जब सेकंड पे गया तो N1 की जगह क्या यूज होगा? N2। दोनों को मैं सबट्रैक्ट कर दूंगा तो एनर्जी डिफरेंस आ जाएगा। एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर होता है? H न्यू के। सो जब मैं एक्सप्रेशंस की बात करूं, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल E2 टू लोअर एनर्जी लेवल E1, देन फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस इज एमिटेड। हायर से लोअर पे आएगा तो फोटोन एमिट होगा, लोअर टू हायर जाएगा तो उसको फोटोन एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। ठीक है? सो हायर टू लोअर आएगा तो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो एमिटेड रेडिएशन की एनर्जी आप कैसे निकालोगे? चेंज इन एनर्जी क्या होगा? E2 माइनस E1। E2 की वैल्यू
माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन एन टू स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस E1। दोनों में से सब कुछ कॉमन लो तो ये एक्सप्रेशन आता है जूल्स में। सो ये जो एक्सप्रेशन है पहला एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन आपका यूज हो रहा है किसमें? जूल्स में। ये एक्सप्रेशन किसमें है? जूल्स में। अब अगर इसी एक्सप्रेशन को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना चाहें, सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा था? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो सॉल्व करके क्या आएगा? माइनस 13.6 वाले को क्या आएगा? देखो ध्यान से, E2 कितना हो जाएगा? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन टू स्क्वायर, और E1 कितना हो जाएगा? माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन1 स्क्वायर। सो E2 माइनस E1 कितना हुआ? जब सब्ट्रैक्ट करोगे E2 में से E1 को, तो E1 वाली टर्म पॉजिटिव हो गई। 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय एन1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन2 स्क्वायर। हां कि ना? इतनी बात समझ में आती है? तो यही एक्सप्रेशन लिखा, 13.6 जेड स्क्वायर 1 बाय एन1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन2 स्क्वायर। क्या ये एक्सप्रेशन सबको क्लियर है? ऑनलाइन वालों आप सबको एक्सप्रेशंस क्लियर है? सो E2 माइनस E1 करोगे, मैं यहां पे क्या कंसिडर कर रहा हूं? एमिशन कंसिडर कर रहा हूं। एमिशन कंसिडर करने का मतलब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन कहां आया? लोअर एनर्जी लेवल। एक बार दोबारा देख लो ये एक्सप्रेशन कैसे बना? E2 माइनस E1, सो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। दोनों को जब कॉमन लोगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। गॉट इट? टाइम दूंगा बेटा लिखने का, पहले समझने पे फोकस करो। सो जब भी एनर्जी के न्यूमेरिकल्स आएंगे तो बेटर ऑप्शन ये रहेगा कि आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करो। ये कब यूज करो? जब एनर्जी के आएंगे। बाय चांस न्यूमेरिकल में वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी निकालने को आता है, तब आपको ये एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा। अब इसके लिए भी शॉर्टकट वैल्यूज हैं। कैसे? एनर्जी के डिफरेंस को, फ्रीक्वेंसी अगर निकालना है तो एनर्जी के डिफरेंस को आप एच न्यू लिख सकते हो। इजी को एच न्यू होता है, तो यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगा? जो एनर्जी का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय एच। एनर्जी का डिफरेंस ये था, इसको एच से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा क्या? यहां लिख देता हूं। एनर्जी का जो ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी वो है डेल्टा ई बाय एच। डेल्टा ई ये था एक्सप्रेशन, तो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन एच क्यूब 1 बाय एन1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन2 स्क्वायर। आएगा कि नहीं? एच स्क्वायर था, एक एच से डिवाइड कर दिया तो क्या बन गया? एच क्यूब बन गया। हां कि ना? इस स्टेप तक किसी को कोई डाउट? बच्चों ऑनलाइन किसी को दिक्कत? सो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया फ्रीक्वेंसी का। इसमें जेड स्क्वायर को छोड़ दूं, जेड स्क्वायर को छोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन एच क्यूब इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय एन1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन2 स्क्वायर। ये है फ्रीक्वेंसी। इतना लॉजिक क्लियर? अब फ्रीक्वेंसी को अगर मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं, फ्रीक्वेंसी को वेलोसिटी बाय वेवलेंथ लिख सकता हूं। लिख सकता हूं वेलोसिटी बाय वेवलेंथ लिख सकते हैं। तो 1 बाय वेवलेंथ आपके पास बनी 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब जेड स्क्वायर 1 बाय एन1 स्क्वायर माइनस 1 बाय एन2 स्क्वायर। इसको बोलते हैं वेव नंबर। पढ़ा हुआ है ना केमिस्ट्री में आपने? वेव नंबर क्या होता है? 1 अपॉन वेवलेंथ। ये सारे एक्सप्रेशंस यहां तक क्लियर है? पहले ये बताओ, सारे एक्सप्रेशंस क्लियर है? ऑनलाइन सबको एक्सप्रेशंस क्लियर है? यस सर। दोबारा देखो, एक बार दोबारा देखो। मैंने क्या बोला? एनर्जी डिफरेंस हुआ आपके पास E2 माइनस E1। आपने कॉमन वॉमन लिया, रिलेशनशिप बन गया जूल्स में। अगर आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हो तो माइनस 13.6 वाला एक्सप्रेशन यूज करो,
कॉमन लोगे, आपके पास एक्सप्रेशन बन गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी के न्यूमेरिकल्स ऐसे करोगे। अगर आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो एनर्जी डिफरेंस एच न्यू के इक्वल होता है, तो जो एनर्जी डिफरेंस निकाला उससे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गया। इसमें ये जो टर्म आप देख रहे हो ये कहलाती है आर, रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। इसकी वैल्यू आप देखिए, रिडबर्ग कांस्टेंट ये रहा, me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर CH³ कैसे बना? बड़ी सिंपल सी बात है यार, ध्यान दो। k की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट पुट करो ना। r है कितना? वैसे यहां पे मैंने r कितना लिखा? r लिखा 2π² me⁴ अपॉन CH³ डिवाइडेड बाय 4π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। हाँ कि ना? k की वैल्यू अगर पुट कर देता हूं, सो π² से π² कट गया, नीचे 16 आया, 2 से कट के 8 हो गया, क्या बचा? me⁴ अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर CH³। यही बचा रिडबर्ग कांस्टेंट। किसकी वैल्यू होती है? 1.09 इंटू 10⁷ पर मीटर, मीटर इनवर्स। ये इसके यूनिट्स होते हैं। सो इसके न्यूमेरिकल्स के लिए आपको क्या ध्यान रखना है? न्यूमेरिकल्स के लिए आपके पास जो मेजर एक्सप्रेशंस हैं, पहला एक्सप्रेशन आप ये यूज करेंगे एनर्जी वाले क्वेश्चंस में। दूसरा एक्सप्रेशन फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ निकालनी होगी तो आप ये रिडबर्ग कांस्टेंट वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे। ये बन जाएगा RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। यहां जो लेफ्ट साइड पे निकाला ये फ्रीक्वेंसी है, तो C से मल्टीप्लाई हुआ है सिर्फ। या राइट साइड पे जो मैंने कैलकुलेट करके दिखाया ये 1 वेवलेंथ है। समझ में आ गया? वेलोसिटी डिवाइड बाय वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी होती है ना। लॉजिक क्लियर? इसको अपने हाथ से लिखिए पहले। आगे देखिए, इस स्टेप के बाद यही मैंने यहां पे फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी और वेवलेंथ दोनों निकाल दिए रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में। सो रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में अगर आप वेवलेंथ निकाल रहे हो तो वो कितना आया? 1/λ इज इक्वल टू RZ² 1/n1² माइनस 1/n2²। इससे वेवलेंथ निकलेगी। अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वो हो जाएगा RC इंटू Z² 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहां पे वही RC वाला एक्सप्रेशन लिखा है। इसी से वेवलेंथ वाला भी यहां पे मैंने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वेव नंबर वाला, वो पेन से मैंने ऑलरेडी लिख के समझा दिया था। ठीक, नेक्स्ट। अब इस ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन जब लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो वो क्या करेगा? रेडिएशंस को एमिट करेगा। जब रेडिएशन एमिट करता है तो जो स्पेक्ट्रल सीरीज, जो वो वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसीज एमिट करता है, उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल लाइंस। कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं? अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट तक, it emits radiations with visible various spectral lines. If electrons from orbit n2 to n1, number of spectral lines का ये फॉर्मूला है, n2 minus n1 plus 1 into n2 minus n1 upon 2। अगर वो nth ऑर्बिट से ग्राउंड स्टेट पे आता है, मैं बात किसकी कर रहा हूं? क्योंकि मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन। मैं बात कर रहा हूं हाइड्रोजन की। तो ग्राउंड स्टेट से अगर वो हाइड्रोजन पे आता है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस का फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। कैसे आप कर सकते हो? n2 हो गया n, n1 कितना हो गया? 1। n1 1 होता है ना ग्राउंड स्टेट के लिए। आप कहोगे सर ये ज्यादा स्पेक्ट्रल लाइंस का मतलब? एक एग्जांपल से समझाता हूं। ये आपके पास ग्राउंड स्टेट, ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये है सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉन सपोज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब यहां पे, तो वो कितनी वेवलेंथ एमिट कर सकता है? वो एमिट कर सकता है अगर वो थर्ड से सेकेंड पे आ जाए, वो एमिट कर सकता है अगर वो थर्ड से डायरेक्टली फर्स्ट पे आ जाए, वो एमिट कर सकता है थर्ड से सेकेंड और फिर सेकेंड से फर्स्ट। तो 3 वेवलेंथ हुई कि नहीं हुई? सो कौन कौन सी 3 वेवलेंथ एमिट हो सकती है? थर्ड से वो सेकेंड पे आए, फिर सेकेंड से
फर्स्ट पे आए, एक दो वेवलेंथ तो ये एमिट हो सकती है और तीसरी वेवलेंथ हो सकती है वो डायरेक्टली थर्ड से फर्स्ट पे आ जाए। तो 3 टोटल वेवलेंथ्स वो एमिट कर सकता है, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से डायरेक्टली फर्स्ट। आप इस फॉर्मूले में डाल के देख लो, n की वैल्यू क्या है 3, थर्ड लेवल से आना है, 3 इंटू 3 माइनस 1/2 कितना आता है 3, तो 3 एनर्जी 3 वो एमिट करेगा। समझ में आया? ऐसा बना कैसे, इसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप निकाल सकते हो। लॉजिकली सोचो, अगर सपोज वो फोर्थ पे होता, 1 2 3, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, तो अब वो फोर्थ पे है, तो फोर्थ से वो अगर ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो कितनी एमिट कर सकता है? पहले 4 से 3 डायरेक्ट, फिर 4 से सेकंड, 4 से फर्स्ट, ये फोर्थ से हो सकती है। फिर जब वो थर्ड पे आ चुका है तो थर्ड से सेकंड, थर्ड से फर्स्ट, या 2 हो सकती है। वो सेकंड पे जब आ चुका है तो सेकंड से फर्स्ट। कितने आंसर्स आए? 1 2 3 4 5 6। बना कि नहीं? 6। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो 6 वेवलेंथ्स वो एमिट कर सकता है। 4 डालो, 4 इंटू 4 माइनस 1 कितना हुआ? 4 3 से 12, 12/2 कितना हो गया? 6 हुआ कि नहीं हुआ? पीएनसीए से आप निकाल सकते हो। समझ में आ गया? फॉर्मूलाज क्लियर है? ये कैसे एमिट हुआ, अभी इसको न्यूमेरिकली भी अप्लाई करके दिखाऊंगा। पहले आगे देख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल सीरीज कौन सी होती हैं? जब हाइड्रोजन जंप करता है हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे, तो वो कई तरह की वेवलेंथ एमिट करता है, उनको आप डिफरेंट सीरीज में कैटेगराइज कर लेते हो। सो व्हेन हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड, इट रिटर्न्स टू इट्स नॉर्मल अनएक्साइटेड या ग्राउंड स्टेट by emitting the energy it has absorbed earlier. This energy is given out by the atom in the form of radiations of different wavelengths as the electron jumps from the higher to lower orbit. Transition from different orbits cause different wavelengths. Those constitute spectral series. So अगर higher state से वो first पे आता है तो उस सीरीज को बोलते हैं लाइमन सीरीज। हायर से सेकंड पे आएगा तो उसको बोलते हैं बाल्मर। हायर से थर्ड पे आएगा तो पाश्चन, फिर हायर से फोर्थ पे आएगा तो ब्रैकेट, हायर से फिफ्थ पे आएगा तो पफंड। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट, पफंड। हायर से फर्स्ट पे आए, फर्स्ट मतलब ग्राउंड स्टेट, हायर से फर्स्ट पे आए, हायर मतलब ग्राउंड स्टेट से ऊपर जो भी है। अब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है, वो सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है, वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी हो सकती है। किसी से भी आए ग्राउंड पे तो वो क्या कहलाएगी? कौन सी सीरीज कहलाएगी? लाइमन सीरीज। ऊपर के किसी से भी सेकंड पे आए तो क्या कहलाएगी? बाल्मर। ऊपर से किसी से भी थर्ड पे आए तो पाश्चन, ऊपर से फोर्थ तो ब्रैकेट, ऊपर से फिफ्थ तो कौन सी? पफंड। क्लियर है सबको? ये सबको याद है बेटा? इतना केमिस्ट्री में सबने पढ़ा हुआ है, ऑनलाइन सबको यहां तक क्लियर? सो इसकी क्या वैल्यूज हैं वो देखते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा जरा ध्यान देना। अच्छा, इस मैथमेटिकली भी फॉर्मुलेशन के लिए एक चीज और समझो। सपोज करो मैं ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा हूं, सब ध्यान से सुनना। लाइमन की मैं बात कर रहा हूं। लाइमन में आउटर से फर्स्ट पे आना होता है, तो जो सबसे नेबरिंग होगा उधर से फर्स्ट का एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा ना। तो यानी जब इलेक्ट्रॉन नेबरिंग से ग्राउंड स्टेट पे आता है तो एनर्जी सबसे कम रिलीज होती है, और अगर इंफिनिटी से ग्राउंड पे आएगा तो एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज होगी। अगर एनर्जी ज्यादा है तो यानी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। मतलब जब नेबरिंग से ग्राउंड पे आएगा तो एनर्जी क्या रिलीज होगी? मिनिमम। फ्रीक्वेंसी क्या रिलीज होगी? मिनिमम। और वेवलेंथ क्या रिलीज होगी? मैक्सिमम। जब इंफिनिटी से ग्राउंड पे आएगा, जब इंफिनिटी से ग्राउंड पे आएगा तो एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? मैक्सिमम। वेवलेंथ क्या होगी? मिनिमम। मतलब अगर ग्राउंड स्टेट सपोज nth स्टेट है, जैसे मैं बाल्मर की ग्राउंड स्टेट की बात करता हूं, बाल्मर में क्या है? 2, तो ग्राउंड स्टेट nth स्टेट है, तो n+1th से nth पे अगर आएगा तो एनर्जी क्या हुई? मिनिमम। फ्रीक्वेंसी क्या हुई? मिनिमम। वेवलेंथ क्या हुई? मैक्सिमम। अगर इंफिनिटी से nth पे आएगा तो एनर्जी क्या हुई? मैक्सिमम।
फ्रीक्वेंसी क्या हुई मैक्सिमम, वेवलेंथ क्या हुई मिनिमम। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ऑनलाइन सबको ये बात समझ में आती है? अब रिडबर्ग कांस्टेंट की टर्म्स में हमने वेवलेंथ का एक्सप्रेशन निकाला था 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। जेड उड़ा दिया मैंने क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम की, तो जेड कितना हो गया 1। फॉर्मूला क्या पढ़ा था पहले, आर जेड स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। z कितना हो गया यहां पे 1, तो एक्सप्रेशन क्या बना 1/λ इज इक्वल टू आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। व्हेन यू टेक द एलसीएम सिंप्लीफाई व्हाट डू यू गेट, लैम्डा इज इक्वल टू n1 स्क्वायर n2 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू आर। एलसीएम लेके सॉल्व हो सकता है ना, ये ऊपर नीचे n2 स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये एक्सप्रेशन मेरे पास एक बन गया। ये किसी भी वेवलेंथ के लिए है, ये कोई भी वेवलेंथ है। अब अगर मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए, अगर मुझे ध्यान से सुनो, अगर मुझे मैक्सिमम वेवलेंथ चाहिए मतलब एनर्जी मिनिमम, मतलब n+1h से कहां तक, nth तक, तो n को मैं n1 को क्या डालूंगा n, n2 को क्या डालूंगा n+1, n1 को क्या डालूंगा n, n2 को क्या डालूंगा n+1। एनर्जी मिनिमम हो गई कि नहीं हो गई, वेवलेंथ हो जाएगी मैक्सिमम। सो वही है, n2 आउटर है n1 इनर है। फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट मेंबर, उसकी वेवलेंथ क्या होगी मैक्सिमम, क्योंकि नेबरिंग वाला होता है फर्स्ट मेंबर की। सो मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए n1 कितना हो जाएगा n और n2 कितना हो जाएगा n+1। हां कि ना, मैक्सिमम वेवलेंथ क्यों, क्योंकि मिनिमम एनर्जी है या फिर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी या एनर्जी मिनिमम है तो वेवलेंथ क्या होगी मैक्सिमम। वेवलेंथ मैक्सिमम होगा तो n1 किसके बराबर हो जाएगा n के, n2 किसके बराबर हो जाएगा n+1 के। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए इस ऊपर वाले फॉर्मूले में, आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। गॉट इट। इसी तरह से अगर मेरे को मिनिमम वेवलेंथ चाहिए, मतलब लास्ट एलिमेंट ऑफ द सीरीज चाहिए, तो उसके लिए n1 को क्या लूंगा n, n2 को क्या लूंगा इंफिनिटी। सो उसके लिए n1 को क्या लेंगे n, वेवलेंथ इज मिनिमम, मतलब एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी मैक्सिमम। इसके लिए आपके पास बनेगा मिनिमम वेवलेंथ के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप n2 को इंफिनिटी डालते हैं तो 1/n2 0 हो गया, क्या बना n1 स्क्वायर बाय r, n1 कितना है n, रिलेशन आया n स्क्वायर बाय r। तो अब आप n की वैल्यू डालते जाइए, अलग अलग वेवलेंथ निकालते जाइए। मतलब अगर लाइमन सीरीज चाहिए आपको, लाइमन सीरीज की मैक्सिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी, n की जगह क्या डाल दूंगा 1, क्योंकि लाइमन का ग्राउंड क्या होता है 1 पे। लाइमन सीरीज के लिए मिनिमम वेवलेंथ क्या हो जाएगी, n की जगह डाल दूंगा 1। बाल्मर की मैक्सिमम वेवलेंथ निकालनी है, n की जगह क्या डाल दे 2। बाल्मर की मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है, n की जगह डाल दीजिए 2। फिर इसी तरह पास्टन, ब्रैकेट और फंड सबके निकाल सकते हैं। ठीक है। सो कैलकुलेशन आप अगर करें, दोनों का रेशियो कितना होगा, दोनों को डिवाइड करें तो ये एक्सप्रेशन बनता है। सो इनसे हमारा पास ये रिलेशन आएगा। लाइमन सीरीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ये वैल्यूज जितनी याद हो जाए उतनी अच्छा। देखो n1 n2 की फॉर्म में याद रखो रिलेशन, n की फॉर्म में ये जो पिछले एक्सप्रेशंस हमने निकाले, अगर आप ये याद रख लें तो इजी हो जाती चीज। लॉजिक याद कर लें तो उससे अच्छा तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये कितना रट्टा मारोगे। तो बेस्ट तरीका क्या है, आप ये एक्सप्रेशन याद रखो बस, ये तो इजी है। और कंसेप्ट याद रखो, n1 डालना है n, n2 डालना है n+1, किसके लिए, मैक्सिमम वेवलेंथ के लिए, मिनिमम एनर्जी के लिए। n1 डालना है n, n2 डालना है इंफिनिटी, किसके लिए, मिनिमम वेवलेंथ के लिए। सीधा डायरेक्टली रिलेशंस निकलेंगे फटाफट, इतने रट्टे मारने मुश्किल है। बेस्ट है ये एक्सप्रेशन याद रखो, और कैसे बनता है वो याद रखो। 2 मिनट लगते हैं सॉल्व करने में, याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी रट्टा पावर अच्छा है। तो नहीं है तो लॉजिक तो याद रख ही सकते हो। सो इससे हम एक्सप्रेशंस क्या निकालते हैं, लाइमन सीरीज की अगर हम बात करें, लाइमन सीरीज की बात करें तो उसके लिए मैक्सिमम वेवलेंथ कितनी होगी 4/3r, मिनिमम वेवलेंथ कितनी हो जाएगी 1/r, रेशियो कितनी हो जाएगी 4/3। और ये ध्यान रखना है कि लाइमन से जो लाइट एमिट होती है, लाइमन से जो वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एमिट होती है, वो किस रीजन में आती है, वो आती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। सिमिलरली बाल्मर से जो लाइट एमिट होती है वो होती है विजिबल रीजन में। पास्टन, ब्रैकेट और फंड तीनों से जो लाइट एमिट होती है वो होती है इंफ्रारेड रीजन में। ये याद रखना है कौन सा क्या है, ये पेपर में 1 मार्क में आ जाता है।
मैक्सिमम मिनिमम वेवलेंथ निकालना समझ में आ गया? मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो लाइमन में N1 को क्या लोगे 1, बाल्मर में N1 को क्या लोगे 2, पास्चन में N1 को क्या लोगे 3, ब्रैकेट में N1 को क्या लोगे 4 और फंड में N1 को क्या लोगे 5, बाकी एंड सो ऑन चलते जाओ आगे। क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी, आगे देखो। डी ब्रॉगली एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर सेकंड पोस्टुलेट। बोर भैया का सेकंड पोस्टुलेट याद है क्या था? सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल हैं जिनमें क्या पॉसिबल हो? एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, जिष्णु को याद है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π एंगुलर मोमेंटम। उसको प्रूव किया बोर भैया ने, बोर हो रहे थे, प्रूव कर दिया। क्या प्रूव किया उन्होंने? क्या बोला? डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने क्या बोला था? लैम्डा इज इक्वल टू h/mv है। डी ब्रॉगली ने प्रूव किया, सॉरी, बोर के पोस्टुलेट को। डी ब्रॉगली का पोस्टुलेट क्या था? लैम्डा, डी ब्रॉगली ने क्या बोला था? वेवलेंथ क्या होता है? h/mv। अब उसने क्या बोला कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो सिर्फ वही ऑर्बिट पॉसिबल होगा जिसमें वो इंटीजर मल्टीपल में कवर करे। मतलब ध्यान देना, इधर ये ऑर्बिट है एक, अगर इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास वेव नेचर भी है, तो सिर्फ ये ऑर्बिट पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जब वो सेम पॉइंट पे आएगा तो वो सेम फेज पे नहीं आ रहा। तो सेम फेज में उसका आना जरूरी है, तभी उसकी पोजीशन एक वक्त पे सेम ही रहेगी, एक पोजीशन पे। सो वो ऐसा ऑर्बिट लेगा जहां पे उसकी पोजीशन सेम आए, मतलब जहां पे वेवलेंथ की जो मल्टीपल है वो 2πr के बराबर हो। क्योंकि अगर वेवलेंथ का मल्टीपल 2πr के बराबर नहीं हुआ तो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे जा सकता है कि नहीं आ सकता? हर पॉइंट पे, एक ही पॉइंट पे उसका सेम फेज नहीं होगा, अलग अलग फेज पे आएगा। सो उसका सेम फेज में आने के लिए जो आपके पास 2πr है, जो 2πr है वो किसके बराबर होना चाहिए? n लैम्डा के। सो उसने क्या बोला कि जो 2πr है वो किसके बराबर होना चाहिए? n लैम्डा के। और लैम्डा आपने कितना निकाला? h/mv। सब्स्टिट्यूट कर दो लैम्डा को h/mv, तो आपके पास आ गया 2πr इज इक्वल टू nh/mv। रीअरेंज, mv को इधर, 2π को नीचे, mvr आ गया nh/2π। तो सिर्फ वही ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे जिनमें यह क्वांटाइजेशन कंडीशन फॉलो होगी कि जब इलेक्ट्रॉन वेव नेचर लेगा तो किसी भी पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसका फेज सेम रहना चाहिए जब वो पहले वहां पे था। तो उसके लिए सेम फेज में आने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन है, जो इलेक्ट्रॉन की टोटल रेवोल्यूशन है एक गोल चक्कर लगाने का, वो मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ होना चाहिए। अगर वो मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ नहीं हुआ तो जब वो सेकेंड राउंड पे आएगा तो वो डिफरेंट फेज में पहुंचेगा। तो सेम फेज में पहुंचने के लिए 2πr जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? n लैम्डा के। तभी इस ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये 3 या 4 बार बोर्ड में आया हुआ है प्रूव करने को, प्यारा सा, क्यूट सा। क्लियर? सबको क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर? जिष्णु, लास्ट टॉपिक पे चलते हैं इस चैप्टर के, इसको बोलते हैं आयनाइजेशन एक्साइटेशन। 2 मिनट छोड़ दो मेरे को, देखो एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रल। एमिशन में क्या होता है? एक्साइटेड स्टेट से वो कहां पे आ रहा है? ग्राउंड में। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या हुआ? ग्राउंड से वो कूद के कहां गया? एक्साइटेड स्टेट पे। सो एक्साइटेड स्टेट पे जाने के लिए आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। ग्राउंड स्टेट पे लाने के लिए आपको वो एनर्जी क्या करता है? ग्राउंड स्टेट पे आता है तो एमिट करता है। एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा तो उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। तो 2 चीजें होती हैं, एक होता है एक्साइटेशन, एक होता है आयोनाइजेशन। दोनों सेम बात है, सेम नहीं है, थोड़ा फर्क है, बट लॉजिक दोनों के पीछे सेम है। एक्साइटेशन का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, आपने एनर्जी प्रोवाइड की, वो कूद के एक्साइटेड स्टेट पे चला गया। आयोनाइजेशन का मतलब है ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है, आपने एनर्जी प्रोवाइड की, वो इंफिनिटी पे चला गया। मतलब आपने ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड की। ये बात समझ में आई? तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पे जाना है अगर उसने, तो वो क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन। और ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी पे जाना है तो वो क्या कहलाएगा? आयोनाइजेशन।
सो अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी होती है? -13.6 होती है ना ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी। मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन में ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे होती है -3.4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे होती है -3.4। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पे होती है कितना कितना होगा? 4 से डिवाइड किया था पहले, अब किससे डिवाइड करेंगे? थर्ड है ना, 3, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन। मानते हो ना? सो अब ध्यान देना, अगर उसे ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाना है तो इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी जितनी चाहिए। अगर उसको ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाना है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब क्या हुआ? कितनी एनर्जी उसे चाहिए ताकि वो कहां जा सके? एक्साइटेड स्टेट पे। तो ग्राउंड स्टेट से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे जाना है तो जो एनर्जी उसको चाहिए वो क्या कहलाएगी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। ग्राउंड स्टेट से अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए? जो एनर्जी चाहिए वो कहलाएगी सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो अगर इस एग्जांपल में देखो, 2 मिनट सब भूल जाओ इधर का, मैंने जो लिखा उस पे ध्यान दो। ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी कितनी है? -13.6। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे एनर्जी कितनी है? -3.4। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 10.2। तो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी होगी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। -13.6 को मैं +10.2 दूंगा तो वो कितनी बचेगी? 3.4 बचेगी कि नहीं नेगेटिव का? तो वो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी हो गई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से ग्राउंड से अगर सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे जाना है, सो 13.6 है नेगेटिव, उसको चाहिए -1.51, तो कितनी हो जाएगी? 12.09। तो 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप एनर्जी दोगे, वो कहां पहुंच जाएगा? सेकंड एक्साइटेड स्टेट पे, मतलब थर्ड एनर्जी लेवल पे। और इसको हम क्या बोलेंगे? सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। अब आ जाते हैं इसके मैथमेटिक्स पे। देखिए आयोनाइजेशन क्या होता है? इंफिनिटी पे पहुंचना है। सो इंफिनिटी पे अगर पहुंचना है तो एनर्जी इंफिनिटी पे कितनी होती है? 0। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? -13.6 है और आपको कितनी बनानी है? 0। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? +13.6। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी हो गई? +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन एनर्जी सिर्फ एक होगी, एक्साइटेशन कोई भी हो सकती है, क्योंकि एक्साइटेशन कहां हो रहा है वो पता नहीं ना। एक्साइट वो होता है ग्राउंड से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कहीं पे भी। आयोनाइज वो कहां होता है? ग्राउंड से सीधा इंफिनिटी। तो हाइड्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह बात समझ में आती है? अब एक इलेक्ट्रॉन को 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने एनर्जी देनी है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे कि उतनी एनर्जी उसे मिल जाए? याद है डुअल नेचर? वोल्टेज से एनर्जी कैसे निकालते थे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए? 3 वोल्ट। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो कितना वोल्टेज चाहिए? 13.6 वोल्ट। ये 13.6 वोल्ट कहलाता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। सो आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का? हाइड्रोजन एटम में आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? 13.6 वोल्ट। बात समझ में आई? सेम गोज विद एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल। अब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कितनी थी? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो उसके लिए जितनी वोल्टेज चाहिए वो क्या हो जाएगा? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना होगा? 10.2 वोल्ट। समझ में आया? ऑनलाइन सबको क्लियर है? अभी टाइम दूंगा इसको लिखने का। ये सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, एक बार इसको प्लीज लिख लीजिए, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे और इसको एक बार डिटेल में देखते हैं। मैं एक बार इसको एग्जाम्पल से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके पास ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं, यह है ग्राउंड स्टेट, n=1। यहां पे एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n=2। यहां पे एनर्जी है -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह है सेकंड एक्साइटेड स्टेट n=3। यहां पे एनर्जी है
माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल टू 4, थर्ड एक्साइटेड स्टेट या फोर्थ एनर्जी लेवल, यहां था माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड सो ऑन अप टू n इक्वल टू इंफिनिटी। यहां पे एनर्जी कितनी होती है? 0। ये हमने किसकी बात की? हाइड्रोजन की। सो अगर हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी वो होगा E इंफिनिटी माइनस E1। आयोनाइजेशन का क्या मतलब बताया? ग्राउंड स्टेट से कहां जाना है? इंफिनिटी पे। सो इंफिनिटी की एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल, आउटर माइनस इनर, E इंफिनिटी माइनस E1। E इंफिनिटी कितना है? 0। E1 कितना है? माइनस 13.6। ये कितना आया? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या हो गई? आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना हुआ? आयोनाइजेशन पोटेंशियल, कितनी वोल्टेज मिलेगी इलेक्ट्रॉन को? कितनी एनर्जी आ गए? 13.6 वोल्ट। ये क्या हो जाएगा? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब मैं एक्साइटेशन की बात करूं, अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब E2 माइनस E1। फर्स्ट एक्साइटमेंट यही आएगी ना, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। E2 कितना है? माइनस 3.4 माइनस ऑफ माइनस 13.6, कितना बना? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हुआ? फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ये हो गया 10.2 वोल्ट। अब आया अच्छे से समझ? सपोज करो मैंने बोला सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी कितना होगा? E3 माइनस E1। E3 कितना था? E3 था माइनस 1.51 माइनस E1 माइनस 13.6। सॉल्व करोगे ये आएगा 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गई सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। इसी में सेकंड एक्साइटेशन पोटेंशियल ये हो जाएगा 12.09 वोल्ट, एंड सो ऑन। बाकी निकाल सकते हो। लॉजिक समझ में आ गया? तो एक्साइटेशन कहां से कहां होता है? ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पे। आयोनाइजेशन कहां से कहां होता है? ग्राउंड से इंफिनिटी पे। एक्साइटेशन बहुत सारे हो सकते हैं, आयोनाइजेशन सिर्फ एक होगा। क्लियर? थियोरेटिकली दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर। इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कुछ, ध्यान दीजिए। द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज, पहला मेंबर लाइमन सीरीज का कौन सा होगा? n इक्वल टू 2 से लेकर n इक्वल टू 1 तक। हां कि ना? लाइमन सीरीज कौन सी होती है? आउटर से फर्स्ट। तो पहला मेंबर उसका कौन सा होगा? सेकंड से फर्स्ट पे आने वाला। सो फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1, उसकी वेवलेंथ है 1216 एंगस्ट्रॉम। सो 1/1216 एंगस्ट्रॉम is r into 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ये LCM लेके आ गया 3/4r। ये दे दिया, रख लो संभाल के। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर। थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर, थर्ड मेंबर ऑफ बाल्मर मतलब n1 कितना हो जाएगा? बाल्मर का तीसरा मेंबर क्या हो जाएगा? कहां से कहां तक? सेकंड होता है उसका ग्राउंड, उसका तीसरा मेंबर। पहला मेंबर हो गया थर्ड से सेकंड, दूसरा मेंबर हो गया फोर्थ से सेकंड, तीसरा मेंबर क्या हो गया? फिफ्थ से सेकंड। सो ये हो गया n1 आउटर से इनर, फिफ्थ से सेकंड। सो इसका एक्सप्रेशन बनेगा 1 by लैम्डा इज इक्वल टू r इंटू 1/2 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर। सॉल्व करो, r इंटू 1/4 माइनस 1/25, 100 LCM 25 माइनस 4, 21 r/100। नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर दो। 1/1216 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय 1 by लैम्डा इज 3r/4 डिवाइडेड बाय 21 r/100। r कट गया,
ये 25 लैम्डा बाय 1216 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 75 बाय 21। क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा निकल जाएगा। समझ में आया सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर? Yes, sir. ठीक है, दिस इज द वे टू डू दिस। और देखो, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन। ओ माय गॉड, ये एच अल्फा, ये कई जगह लिखा होगा, यहां तो मैंने हिंट दे दिया, वैसे नहीं दिया होता। एच अल्फा, अल्फा होता है फर्स्ट मेंबर, बीटा होता है सेकंड मेंबर, गामा होता है थर्ड मेंबर। तो अगर कुछ ना बोला हो, एच अल्फा सिर्फ बोला हो, तो मतलब फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। एच बीटा बोला हो मतलब सेकंड मेंबर ऑफ द सीरीज। एच गामा बोला हो तो थर्ड मेंबर ऑफ सीरीज। इस क्वेश्चन में क्या बोला? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर। एच अल्फा लाइन ऑफ बाल्मर, एच अल्फा किसके लिए यूज हुआ है? बाल्मर के लिए। तो क्या हो गया? बाल्मर का फर्स्ट कौन सा होता है? थर्ड से लेकर सेकंड तक, हाँ कि ना? ठीक। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ बाल्मर, एक ही बात है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी। तो सीधा निकालना है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। सो 1 बाय लैम्डा इज आर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। आर की वैल्यू दी है, लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। इजी, इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा, व्हाट आर द 3 लॉन्गेस्ट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड बाय हाइड्रोजन एटम्स as it falls to n equal to 1 from higher longest wavelengths। longest wavelength मतलब क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी। मिनिमम एनर्जी कब होगा? सेकंड से फर्स्ट, थर्ड से फर्स्ट और फोर्थ से फर्स्ट, ये तीन होंगे ना मिनिमम एनर्जी वाले। ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ी एनर्जी, ये उससे बड़ी एनर्जी। तो ये मैक्सिमम वेवलेंथ, ये उससे कम वेवलेंथ, ये उससे कम वेवलेंथ, हाँ कि ना? तो पहले इसकी वेवलेंथ निकालनी है, 1 बाय लैम्डा 1 आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, लैम्डा 1 आ जाएगा। दूसरी वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा 2 इज आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर। लाइन में नहीं बोला था ना? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन n इक्वल टू 1, ठीक है। और तीसरे वाले में r इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर। समझ में आ गया? तीनों वेवलेंथ निकल जाएंगी। समझ में आ गई? ऑनलाइन सबको समझ में आ गया? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी क्या हो गई? मिनिमम। ठीक। और देखिए, यह है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A 12.5 electron beam is used to bombard gaseous hydrogen at room temperature. What series of wavelengths will be emitted? उत्तरी। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है, ग्राउंड स्टेट पे उसके पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने उस पे 12.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बम्बार्डमेंट करा दी, तो उसके पास अगर वो 12.5 में मिल भी गया, -13.6 में अगर 12.5 मिल भी गया, तो उसके पास एनर्जी कितनी बचेगी? -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हाँ कि ना? -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगी कि नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे एनर्जी कितनी होती है? -3.4, यहां पे एनर्जी होती है -1.51, इससे ऊपर एनर्जी होती है -0.85। तो यहां तक तो वो नहीं पहुंच सकता। वो कहां तक पहुंच सकता है? यहां तक पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता? देयरफॉर इट कैन रीच मैक्सिमम टू n इक्वल टू 3, दैट इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। क्या यह पॉइंट समझ में आता है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास, इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास एनर्जी है, 12.5 का उस पर बम फोड़ दिया, तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी, मैक्सिमम कितनी एनर्जी हो सकती है? 1.1 माइनस का, -1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, मतलब वो -1.1 तक पहुंच सकता है। तो -1.51 हो सकती है, -3.4 हो सकती है, -0.85 नहीं हो सकती, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी हो जाएगी। उतनी तो हमने प्रोवाइड ही नहीं की। हमने प्रोवाइड कितनी की है? 12.5। तो वो मैक्सिमम n इक्वल टू 3 पे आ सकता है। तो अब वो n इक्वल टू 3 से कौन कौन सी वेवलेंथ एमिट कर सकता है? n इक्वल टू 3 से वो आ सकता है, n इक्वल टू 3 से वो आ सकता है n इक्वल टू 2 तक, n इक्वल टू 3 से वो आ सकता है n इक्वल टू 1 तक, फिर n इक्वल टू 2 से वो आ सकता है
n इक्वल टू 1 तक 3 वेवलेंथ एमिट हो सकती है ना, 1, 2 और 3। याद है अभी नंबर ऑफ वेवलेंथ कर रहे थे, तो ये 3 वेवलेंथ एमिट हो सकती हैं। इसमें थर्ड से सेकंड ये कौन सी होगी? बाल्मर। थर्ड से फर्स्ट लाइमन, सेकंड से फर्स्ट लाइमन। सो 2 लाइमन सीरीज होंगी और एक वेवलेंथ किसकी होगी? बाल्मर की। उनकी नंबर्स भी निकाल दो। बाल्मर वाला कैसे निकालोगे? 1 बाय लैम्डा इज आर इंटू 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, ये वाली वेवलेंथ आ जाएगी। इसकी वेवलेंथ निकालनी है, 1 बाय लैम्डा इज आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 2 स्क्वायर, इसकी वेवलेंथ आ जाएगी। और इसकी वेवलेंथ निकालनी है 1 बाय लैम्डा आर इंटू 1 बाय 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3 स्क्वायर, ये तीसरी वेवलेंथ आ जाएगी। 2 लाइमन की आएंगी और 1 बाल्मर की आएगी। समझ में आ गया? सो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। अब आपको करना क्या है? इसके सारे न्यूमेरिकल्स, सारे कॉन्सेप्चुअल्स अच्छे से लिख लिख के करने। ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं है, 12-15 न्यूमेरिकल्स हैं। वो न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्चुअल्स मुझे नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट चाहिए। थैंक यू वेरी मच।